आज हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम फाइंड आउट करेंगे कि व्हाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। अभी हमने दो तरीके से, टू डायमेंशन से ये टॉपिक कवर किया है और इस सवाल के जवाब ढूंढने की कोशिश करी है कि व्हाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। आज हम फिर इसी सवाल के साथ हैं और इसमें भी हम यही देखेंगे, एक नए डायमेंशन के साथ चर्चा करेंगे इस बात की कि किसी भी कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता आखिर क्यों होती है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप किसी भी बोर्ड से हो, मैं एक बार फिर बता दूं, अगर आप इस किसी भी बोर्ड से हो, क्लास 8 के स्टूडेंट हो, सिविक्स है आपका, एसएसटी का पार्ट है या एनसीईआरटी है, तो उसमें अगर आपका ये टॉपिक है तो आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। इसके अलावा अगर आप पीसीएस यूपीएससी जैसे गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उसके लिए भी बहुत बेनिफिशियल होगा, आप किसी भी बोर्ड से हो। ठीक है। तो साथ के साथ नोट्स भी बनाते जाना, जितने भी रिलेवेंट पॉइंट्स है वो सारे कवर किए जाएंगे, कुछ भी छूटेगा नहीं, डिटेल में एक्सप्लेनेशन करूंगा। ठीक है। और प्लीज वीडियो आप लोग देख रहे हो, काफी पसंद कर रहे हो, थैंक यू सो मच, आपके इसी सपोर्ट की जरूरत थी। पर इसके साथ साथ प्लीज लाइक भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए हमारे चैनल को, जिससे हमें और मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए ही वर्क कर रहे हैं। और ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट टू इक्वालिटी टू ऑल पर्सन। ठीक है। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, देखो इसके पहले जो हमने बातें करी थी उसमें हमने देखा था कि नेपाल में किस तरीके से काम हो रहा है, नेपाल में किस तरीके से डेमोक्रेसी है, वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरीके से वर्क हुआ। आज हम देखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। ठीक है, कि हमारे इंडियंस ने किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और उसमें किन किन बातों का ख्याल रखा, बहुत बारीकी से, बहुत डिटेल में इन सब चीजों को देखेंगे। देखो, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी द राइट टू इक्वालिटी टू ऑल द पर्सन। हम सब ये जानते हैं कि भारत ना बहुत डाइवर्सिटी है भारत में। यहाँ पे बहुत तरीके के लोग रहते हैं, मतलब विभिन्न जाति के लोग होते हैं, बहुत ज्यादा कास्टिज्म है, बहुत ज्यादा रिलीजियन है यहाँ पे, अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग हैं। तो ऐसे देश में जहां इतनी डाइवर्सिटी हो, तो वहां पे अगर एक साथ सबको रहना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें ऐसी लॉ बनाने पड़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशंस में ऐसी चीजों को रखना पड़ेगा जिससे क्या हो, कोई भी धर्म किसी भी दूसरे धर्म वाले पे क्या करे, डोमिनेशन ना करे, या किसी तरीके का उनके साथ एक्सप्लॉइटेशन ना हो, सारे लोग इक्वल हो। इसी बात का ध्यान हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो लोग थे, हमारे संविधान सभा में जो लोग थे, उन्होंने इस पे बहुत डिटेल में डिस्कस किया। और जितने भी धर्म थे भारत में, सभी को इक्वल मानती है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब भारत में सारे के सारे धर्म के लोग इक्वल हैं। इक्वालिटी टू ऑल द पर्सन, वी बिलीव दैट इक्वालिटी टू ऑल द पर्सन। ओके। तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे इन चीजों का ध्यान रखा गया। ठीक है। यहाँ पे देखो, आप जैसे इस पिक्चर में आप देख सकते हो, यहाँ पे कई हर धर्म के लोग हैं, क्रिश्चियंस हैं, हिंदूज हैं, मुस्लिम्स हैं, बौद्ध जैन धर्म के मानने वाले हैं, ईसाई धर्म के मानने वाले हैं। ठीक है। पर ये सभी क्या है, एक ही रो में खड़े हैं, एक ही लाइन में खड़े हैं, जो हमें ये दिखाता है कि सारे लोग क्या है, इक्वल है। द राइट टू इक्वालिटी टू ऑल द पर्सन। ओके। अब देखो, नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजियन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ना ये राइट दिया गया कि सभी इक्वल होंगे, और इसलिए कोई भी नागरिक जो इस देश का है, उसको रिलीजन बेस पे किसी तरीके का उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। ना रेस, ना उसके कास्ट, उसकी जाति पे, ना उसके जेंडर पे, मतलब वो मेल है फीमेल है, इस ये देखकर किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। उसके धर्म को देखकर कि भाई ये किस धर्म से बिलोंग करता है, अगर वो मेच्योरिटी वाले धर्म में है, जहाँ पे मेच्योरिटी है, जैसे इंडिया में देखो तो मेच्योरिटी अभी हिंदुओं की है, तो इसका मतलब ये नहीं कि बाकी धर्म के लोगों को जो अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी वो उतनी नहीं मिलेंगी। सबको इक्वल ट्रीट किया जाएगा, और आपका रिलीजन कोई भी हो, सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी होगी। मतलब सबको मौके जो मिलेंगे वो बिल्कुल बराबर मिलेंगे। जैसे अगर आप सपोज करो, आप क्लास में एग्जाम देने जाते हो, आपके जब पेपर होते हैं, तो जो पेपर हिंदू को मिलेगा, अगर उसी स्कूल में क्रिश्चियंस, अदर धर्म को मानने वाले बच्चे भी हैं, तो उनको भी वही पेपर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको टफ पेपर दे दिया, उनको इजी पेपर दे दिया, इस तरीके की चीजें नहीं होती है ना। और सबको एक ही ड्रेस पहनकर जाना होता है, इसीलिए स्कूल में देखो सेम ड्रेस रखा जाता है, जिससे क्या हो, वहां पे हम इक्वालिटी का जो भाव है वो बच्चों में भी डाल सके। ठीक है। तो रिलीजन बेस पे कहने का मतलब है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में ना किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में बाकायदा इस पॉइंट को मेंशन किया गया है।
ठीक है, समझ में आया कि आपके साथ किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, कि आप कौन सी जगह में आपका बर्थ हुआ है। अगर आप इंडियन टेरिटरी में हो, आप इंडिया में कहीं भी, इंडिया के अंदर कहीं भी आपका बर्थ हो, आपको वो सारे अधिकार मिलेंगे जो इंडिया में दूसरे प्लेसेस में किसी का बर्थ हुआ होगा तो हो। कहने का मतलब ये है कि मान लो एक बच्चा दिल्ली में पैदा हुआ, एक बच्चे का जन्म हुआ चेन्नई में, एक बच्चे का जन्म हुआ कोलकाता में, तो एक का हुआ मुंबई में, है ना। तो ये मतलब इसका ये है कि किसी तरीके का ना उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि इसको ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो इनको कम मिलेगी, इनको ज्यादा मिलेगी तो इनको कम मिलेगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। सबको क्या होगा, सबको इक्वल ट्रीट किया जाएगा, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ नहीं होगा। आपका जेंडर कोई हो, आप मेल हो या आप फीमेल हो, ये भी मैटर नहीं करेगा। अगर जो अपॉर्चुनिटी है वो सबके लिए इक्वल है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस ने किसी भी रिलीजन, रेस, कास्ट या जेंडर के साथ या प्लेस ऑफ बर्थ के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया है। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में हमारे मेंशन है। ठीक है, होपफुली यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब देखिए आगे, द राइट टू इक्वालिटी इज वन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स गारंटीड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। देखो, फंडामेंटल राइट्स को ना हमारा बेसिक स्ट्रक्चर में काउंट किया जाता है। जैसे डीपीएसपी है, फंडामेंटल राइट्स है, ये सब ना थोड़े बेसिक स्ट्रक्चर्स में आते हैं। तो फंडामेंटल राइट मतलब क्या हो गया, हमारे मूलभूत अधिकार, है ना, बेसिक स्ट्रक्चर में जो आते हैं, जिस जो मतलब ऐसे अधिकार जो आपसे कोई नहीं छीन सकता। ठीक है, आपसे ये राइट्स कोई नहीं छीन सकता। ये किस तरीके के राइट्स होते हैं, देखो डिटेल में तो हम आगे की टॉपिक्स में जब आएंगे, फंडामेंटल राइट्स वगैरह पे डिस्कशन करेंगे, पंचायती राज पे या डीपीएसपी पे, तो उस समय हम इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। पर यहाँ के लिए, अभी के लिए ये समझ लो, फंडामेंटल राइट्स वो राइट्स होते हैं जो आपके बेसिक्स राइट्स होते हैं। ये ऐसे राइट्स होते हैं जिनको कोई भी आपसे छीन नहीं सकता। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बकायदा मेंशन है। ठीक है, कि कोई भी आपसे फंडामेंटल राइट नहीं ले सकता है, इवन गवर्नमेंट भी, है ना। गवर्नमेंट के पास भी ये ताकत नहीं है कि वो किसी की बेसिक्स राइट को क्या कर सके, फंडामेंटल राइट्स को ले सके। तो अब यहाँ पे जिन बच्चों को ये नहीं पता है कि भाई फंडामेंटल राइट्स में ऐसा क्या है जिसपे गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती, कोई भी कुछ नहीं कर सकता, देखो फंडामेंटल राइट्स में ना हमारे जीने का अधिकार, बोलने का अधिकार, इंडिया में कहीं भी घूमने, रहने का, बसने का अधिकार, है ना, पढ़ने का अधिकार, ये सब सारे राइट्स हैं। इस तरीके की राइट्स फंडामेंटल राइट्स में है। इसीलिए तो इसे बेसिक राइट्स बोलते हैं, मूलभूत संरचना बोलते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये राइट टू इक्वालिटी जो है वो इसी में, कि सब एक समान ट्रीटमेंट, सबको एक समान मिलेगा, सबकी रिस्पेक्ट एक जैसी होगी, सबको अपॉर्चुनिटी और मौके भी एक जैसे मिलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। देखो, अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन दैट अ कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज in a democracy is to ensure that dominant group does not use its power against other less powerful people or groups। देखो कई बार ऐसा होता है ना कि अगर यहाँ पे जैसे देख सकते हो, इस पिक्चर में देखो, यहाँ पे कुछ ज्यादा लोगों की संख्या दिखाई गई है, यहाँ पे जो नंबर ऑफ पीपल है कुछ ज्यादा दिख रहे हैं, यहाँ पे जो नंबर ऑफ पीपल है वो कम दिख रहे हैं। देखो ये जो लेक्चर है ना, मैं हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसलिए जिससे आप हिंदी माध्यम के हो या आप इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हो, इट डजेंट मैटर, है ना, दोनों को हेल्प मिलेगी। हमारा जो मेन एम है, आप सभी तक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवाना आपको, और जो आपको हेल्प करे आपके एग्जाम्स में। अगर आप इन लेक्चर को अच्छे से देख रहे हो, इनके नोट्स बना रहे हो, डेफिनेटली एग्जाम में एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप कैपेबल नहीं होंगे कर उसको सॉल्व करने में। ठीक है, तो साथ के साथ देखते रहो, नोट्स बनाते रहो, मैटर नहीं करता आप हिंदी मीडियम के हो, इंग्लिश मीडियम के हो, आप दोनों के लिए डिटेल में एक्सप्लेनेशन करूंगा। मैं ट्राई करूंगा हिंदी इंग्लिश दोनों टर्म्स यूज करूं जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि नंबर ऑफ पीपल यहाँ पे ज्यादा है और यहाँ पे कम है, तो इससे ये संभावना थोड़ी हो जाती है ना कि ये वाले जो लोग हैं ये थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं, किनके साथ भेदभाव कर सकते हैं, अपने पावर का ये मिसयूज भी कर सकते हैं। किनके साथ, जो माइनॉरिटी में पीपल है, ऐसे पीपल या ग्रुप जहां पे कम लोग हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में ना इन सभी बातों का ख्याल रखा गया, और उन्होंने ये ट्राई करा कि जो मेच्योरिटी में है वो किसी तरीके का डोमिनेट ना दिखाए। वो जो लोग कम पावरफुल हैं या जिनकी संख्या कम है, जो लोग गिनती में कम है, उनके साथ किसी तरीके का भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन ना हो जाए, या उनको मौके कम मिलना, ये सब चीजें ना हो। इसीलिए ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कई सारे नियम बना दिए। अब जैसे रिजर्वेशन की बात अगर अपने कर लें,
SC ST जो अदर माइनॉरिटीज हैं, जो मतलब ये छोटी जिनकी संख्या है, जो छोटे मतलब लेस पीपल हैं, या किसी मतलब जाति धर्म के लोग कम हैं, तो उनके लिए क्या किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस ने, पहले से रिजर्वेशन करके रखा हुआ है कि जिससे उनका जो हक है ना वो बना रहे। अदरवाइज अगर सपोज करो यहाँ पे जो ज्यादा लोग हैं, यहाँ से एक बंदा इलेक्शन लड़ता है, चलो भले ही डेमोक्रेसी है आप वोट दोगे, यहाँ पे भी इलेक्शन लड़ता है सेम पोस्ट के लिए, ठीक है, तो अगर ये जो मेच्योरिटी ऑफ पीपल है, अगर इन्होंने सिर्फ ये देखा कि हम सिर्फ इन्हें ही सपोर्ट करेंगे क्योंकि ये हमारे में से खड़े होकर इलेक्शन लड़ रहे हैं, और फिर यहाँ के लोग तो कभी भी जीत ही नहीं पाएंगे इलेक्शन, है ना, तो इसलिए गवर्नमेंट ने ऐसा सिस्टम, इलेक्शन कमीशन और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरीके के प्रावधान किए गए कि इस तरीके की सिचुएशन ना आए, जिससे ये इनके जो अधिकार हैं वो कभी ना मरे, ठीक है, इस तरीके की चीजें को अवॉइड करने के लिए ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इन सारी चीजों का ध्यान रखा गया। और और क्या किया गया, जितने भी इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते थे, जितने भी डेमोक्रेसी में मतलब जो डोमिनेंट ग्रुप है वो किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन ना करे, अपने पावर का मिस यूज ना करे, उसके लिए काफी अच्छे रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दिए गए, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब देखो, अनहेल्दी सिचुएशंस कैन बी ऑकर इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटीज। अभी जो मैंने पीछे आपको बोला वोटिंग वाले राइट्स के, कि यहां से एक बंदा इलेक्शन लड़ रहा है, यहां से एक बंदा इलेक्शन लड़ रहा है, तो इनका तो जीतना लगभग नामुमकिन हो जाएगा, राइट। तो अगर अगर इनके इनके अधिकारों को हमें बना के रखना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसके लिए इनके अधिकारों के हिसाब से काम करना पड़ेगा, जिस इसके लिए रिजर्वेशन या कई तरीके के प्रावधान करने पड़ेंगे, जिससे इनके अधिकार भी क्या हो, सुनिश्चित हो सके, बन सके, इनके किसी तरीके के अधिकारों की हानि ना हो, ठीक है। आगे देखते हैं, वेयर अ मेच्योरिटी कैन बी continuously enforce the decisions that exclude minorities and go against their interest, ठीक है। अब ऐसा हो सकता है ना कि जो मेच्योरिटी ऑफ पीपल है वो अपने डिसीजन थोप सकते हैं इन पे, है ना, ये जो मेच्योरिटी में जो लोग हैं, मेच्योरिटी मतलब क्या, ज्यादा लोग, जिनकी संख्या क्या होती है, वो ज्यादा होती है, वो तो है, वो होते हैं मेच्योरिटी में। और जिनकी संख्या कम होती है वो कौन होते हैं, वो देखो होते हैं माइनॉरिटीज। जिनको नहीं पता ये टर्मोलॉजीज, प्लीज आप समझ लो, ठीक है, वो होते हैं माइनॉरिटीज। तो देखो, जिनके जो कम है उनके भावनाओं को, उनकी इच्छाओं को, उनके डिसीजंस को इनफोर्सफुली क्या कर सकते हैं, मेच्योरिटी वाले फोर्सफुली उसको मनवा सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन ना हो, इसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में बहुत से रूल्स एंड रेगुलेशन लाए गए, क्योंकि इसकी संभावना तो हो सकती है ना, एवरी सोसाइटी इज अ प्रोन टू दिस ट्रेनी ऑफ द मेच्योरिटी, ठीक है, इस तरीके की चीजें को अवॉइड किया जाए। समझ में आ गया, यहां तक डिस्कशन कर लिया हमने। अब देखो समझते हैं, अनदर रीजन व्हाई वी हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रीसियसली सॉरी सॉरी precisely to prevent this training or dominations by the majority over a minority, ठीक है, कि और एक क्या रीजन हो सकते हैं कि जो मेच्योरिटी जो है, यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि जो मेच्योरिटी जो लोग हैं वो और कई तरीके की संभावना हो सकती है जिससे वो अपना डोमिनेशन क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं माइनॉरिटी पे, ठीक है, जैसे इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन। अब देखो यहाँ पे दो कम्युनिटी हैं, एक कम्युनिटी में ज्यादा लोग दिख रहे हैं, दूसरे कम्युनिटी में क्या दिख रहे हैं, कम लोग हैं, ये बेसिकली घूम फिर के वही बातें हो रही है जो हमने पीछे डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये ज्यादा संख्या वाले जो लोग हैं कम्युनिटी ए वाले, ये कम्युनिटी बी के साथ किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं, ठीक है, तो इनको रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस तरीके की सिचुएशन ना बने, इसके अकॉर्डिंग हमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लाने पड़ेंगे। तो इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन देखो क्या होता है, मेंबर ऑफ द वन कम्युनिटी डोमिनेटिंग अदर विद इन द सेम कम्युनिटी। ऐसे भी हो सकता है कि एक ही कम्युनिटी के जो लोग हैं, ठीक है, उसको इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन बोलते हैं। जैसे इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन क्या होता है, देखो, जो मेंबर है, जैसे मान लो इस कम्युनिटी के लोग हैं, है ना, इसी कम्युनिटी के जो लोग हैं, अगर हम देखें, 1 सेकेंड, देखो, इस कम्युनिटी के जो लोग हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। अब ये भी तो हो सकता है ना कि ये क्या कर सकते हैं, बाकियों पे भी अपना डोमिनेशन कर सकते हैं, एक ही कम्युनिटी के लोग। जब सेम कम्युनिटी के लोग क्या अपने ही कम्युनिटी में डोमिनेशन दिखाते हैं, अपनी चलाने की कोशिश करते हैं, तो उसको बोलते हैं इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन। और इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन क्या होता है, जब एक इंटायर ग्रुप क्या करता है, दूसरे ग्रुप पे अपनी चलाने की कोशिश करता है। दिस कैन बी रेफर टू द वन कम्युनिटी डोमिनेशन टू अनदर। जैसे ये अगर सारे मिलकर क्या करें, मेच्योरिटी वाले अगर इन पे अपनी हुकूमत चलाने की कोशिश करें, इनफोर्सफुली इनको मतलब बोले कि नहीं तुम्हें मानना पड़ेगा हमारा डिसीजन, अपने हिसाब से चीजें करें, इनके डिसीजन, इनके भावनाओं का ख्याल ना रखें, इनके इमोशंस का ख्याल ना रखें, तो वो क्या होगा, वो
इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन होगा। और दूसरी तरफ इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन क्या होता है, ये वो होता है जिसमें एक ही कम्युनिटी के लोग क्या करेंगे, अपने ही मेंबर्स के बचे हुए मेंबर्स के ऊपर क्या करें, डोमिनेट करें, अपनी चलाएं। जैसे ये चीजें अगर समझनी है ना, तो जर्मनी में जो हिटलर था, हिटलर के टाइम की बातें करो। हिटलर क्या करता था, अपनी जो उसकी कम्युनिटी थी, जर्मन्स जो थे, उन पे भी रूल करना चाहता था, उन पे भी अपनी ही मर्जी चलाता था। और साथ में आपको पता ही है वहां पे क्या हुआ। अगर नहीं पता तो इसके बारे में भी लेक्चर आएंगे इन फ्यूचर, तो उसमें मैं डिटेल में बताऊंगा कि हिटलर किस तरीके से सिर्फ अपनी मनमानी करते थे। ठीक है। और अनदर एग्जांपल ले सकते हो, नॉर्थ कोरिया में खासकर देखो, जो डिक्टेटरशिप होता है ना, वहां पे इन चीजों की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा होती है। और हाल फिलहाल में अगर देखो, जहां डेमोक्रेसी भी है, वहां भी कौन सा बहुत अच्छा चल रहा है। अगर पाकिस्तान में अगर देखो, अगर आप न्यूज देख रहे हो, तो आज पाकिस्तान की हालत कैसी है। वहां की जो मिलिट्री है, वहां की मिलिट्री देखो, उसको अपनी चलानी होती है ना। इमरान खान की क्या हालत कर दी है, उनके पार्टी को धीरे धीरे ब्रेक करके पूरी तरीके से खत्म ही कर दिया। खैर, ये तो डिफरेंट टॉपिक्स हो जाएगा, पर यहां समझने के लिए इन सब चीजों से आप कनेक्ट कर सकते हो। पाकिस्तान के जो आज के हालात है, वहां पे यही चल रहा है। वहां पे क्या चल रहा है, वहां पे इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन चल रहा है कि एक ही में पार्टी के लोग, एक ही मतलब आदमी क्या करना चाहता है, एक ही ग्रुप ऑफ पीपल अपने ही ग्रुप ऑफ पीपल के ऊपर क्या कर रहे हैं, डोमिनेशन कर रहे हैं, अपनी चलाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। तो समझ में आ गया डिफरेंसेस बिटवीन इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन एंड इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन। टॉपिक से ये अपना क्लियर हो गया अभी। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं। देखो, द थर्ड सिग्निफिकेंस रीजंस व्हाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू सेव अस फ्रॉम आवरसेल्फ। अब ये सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है कि हमें खुद से सेव रखने की मतलब क्या जरूरत है। ठीक है, दिस में साउंड स्ट्रेंज, बट व्हाट इज मीन बाय दिस इज दैट वी might at times feel strongly about an issue that might go against our larger interest, and the constitutions help us guard against this। ठीक है। कई बार क्या होता है कि हम ना रॉन्ग डिसीजंस ले सकते हैं, है ना। रॉन्ग डिसीजंस ले लोगे तो आपके वो खिलाफ ही चला जाएगा। कई बार हमें अपने पर भी नियंत्रण करना चाहिए, है ना। हम अपने इंटरेस्ट में कई बार डिसीजन ले सकते हैं, ऐसे डिसीजन ले सकते हैं जो दूसरों के इंटरेस्ट में नहीं है, एक लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशंस क्या करती है, हमें इससे भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है। कॉन्स्टिट्यूशंस इन चीजों का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। देखो, ये चीजें खासकर पार्टी सिस्टम में बहुत होता है। जैसे दो तीन पार्टियां हैं, डेमोक्रेसी में बहुत सारी पार्टियां होती हैं, और वो सभी पार्टियां क्या करती हैं, अपने बिहाफ में अपने बेनिफिट के लिए काम करना चाहती हैं, अपने इंटरेस्ट में, जिससे क्या हो, उनको वोट्स मिले, उनको ज्यादा से ज्यादा उनके जीतने के, उनके पावर में रहने के चांसेस इंक्रीज हो। ठीक है। इट इज पॉसिबल दैट द मेनी पीपल हु लिव इन अ डेमोक्रेसी माइट कम टू द स्ट्रांगली फील दैट पार्टी पॉलिटिक्स हैज बिकम सो एक्रीमोनियस। अब देखो, एक्रीमोनियस मतलब क्या होता है, पहले इस चीज को समझो। एक्रीमोनियस का मतलब होता है, एक्रीमोनियस का मतलब होता है जैसे पार्टी, दो पार्टी के लोग हैं, जैसे कांग्रेस और बीजेपी ले लो, या आम आदमी पार्टी ले लो, या बहुत, जब देखो इनके डिबेट्स होते हैं ना, तो कई बार ये इनके डिबेट्स बहुत कड़वेपन और तीखे और चिड़चिड़ेपन पे चला जाता है। तो ये जो कड़वापन होता है, उग्र, कभी कभी ये बहुत रेडिकल हो जाते हैं, या फोर्सफुली अपनी बातों को एक दूसरे के ऊपर थोपते हैं। ये जो चीजें होती हैं, ये सारी चीजें किस क्या है, एक्रीमोनियस है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये चीजें होती है। तो इन चीजों को रोकने के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, स्टेप्स लेता है। आई बात समझ में। तो द कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प टू प्रोटेक्ट us against a certain decision that we might take that could have an adverse effect on the larger principle that the country believes। ठीक है, adverse effect भी हो सकता है। अब देखो, कई बार ऐसे भी हो सकता है ना कि हम देखो, अगर हम इंडिया की बात करो, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, इतने डाइवर्सिटी है, तो सबको खुश नहीं रख सकते। हर डिसीजन में सबकी सहमति होनी थोड़ी मुश्किल हो जाती है। ठीक है। तो उसमें हो सकता है कि एक तबका क्या हो, कुछ लोग किसी डिसीजन से नाराज हो। पर देखो, डिसीजन ऐसे नहीं होने चाहिए जिससे उनके फंडामेंटल राइट्स पे ही चोट पहुंचे, है ना। इस तरीके के डिसीजंस की बात नहीं कर रहा हूं। पर जैसे होता है ना, पार्टी पॉलिटिक्स में क्या होता है, एक पार्टी कितने भी जो पावर में है, अगर उन्होंने बहुत अच्छे डिसीजंस भी लिए हैं ना, तो जो उनकी अपोजिशन पार्टी है, वो कभी उनकी तारीफ करते हुए आप नहीं देखोगे। हालांकि हमें पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं जाना। देखो, डेमोक्रेसी में ना पोजीशन अपोजिशन दोनों की अहमियत है। ठीक है, अपोजिशन होनी चाहिए, तभी डेमोक्रेसी अच्छे से चलती है। ठीक है। पर यहाँ कहने की बात है कि एक पार्टी के लोग, एक तबके के लोग किसी ना किसी डिसीजन से नाराज हो सकते हैं। ठीक है। तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, इन चीजों से भी हमें बचाता है। ठीक है। दैट वी नीड अ स्ट्रॉन्ग डिक्टेटर टू सेट दिस राइट। देखो, अब इसका मतलब ये तो
अब आपके मन में ऐसे आ रहा होगा, तो अगर सर इस तरीके की प्रॉब्लम हो रही है डेमोक्रेसी में, तो क्या डिक्टेटरशिप फिर बेटर होता है? नहीं। अगर अगर आप लॉन्ग टाइम में देखोगे तो डिक्टेटरशिप भी ना लॉन्ग रन में बेटर नहीं है। डिक्टेटर देखो, पाकिस्तान की अगर हम बात कर रहे थे अभी, तो पाकिस्तान में देखो मिलिट्री जो वहां की है वो कितना डोमिनेट करती है ना? अगर सेंट्रलाइज गवर्नमेंट ही कर लोगे तब भी सही नहीं है। ठीक है, रिस्ट्रिक्शंस ऑन द फ्रीडम ऑफ द प्रिंट एंड द मास मीडिया। ठीक है, अगर डिक्टेटरशिप हो जाएगा ना, तो क्या होगा? आप मीडिया जो है वो किसी तरीके की बुराई तो कर ही नहीं सकती। अगर भाई कुछ गलत भी सरकार में चल रहा है ना, तो मीडिया की इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ छाप दे, है ना? तो किसी एक का इन्फ्लुएंस होना बिल्कुल किसी के इंटरेस्ट में नहीं हो सकता। डिक्टोरियल रूल भी क्या होता है, वो लॉन्ग रन में अगर देखो तो वो अपनी चलाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो डेमोक्रेसी तो देखो बेस्ट पॉलिसी होती है। ठीक है, डेमोक्रेसी बेस्ट पॉलिसी होती है अगर डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग काम चल रहा है, अगर जनता के हित को ख्याल में रखकर काम किया जा रहा है, तो वो बहुत बेटर है। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखो, अ गुड कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ। अब देखो, आपके मन में ये ख्याल होता है, ठीक है डेमोक्रेसी में भी प्रॉब्लम दिख रही है, मोनार्की में भी प्रॉब्लम दिख रही है आपको सर, आपको डिक्टेटरशिप में भी प्रॉब्लम दिख रही है, तो फिर होना क्या चाहिए? देखो, जितने भी अगर आप बड़े बड़े लोगों को, अगर उनके डेमोक्रेसी के ऊपर उनके अगर थॉट्स को देखो, उनके विचारों को देखो, तो ज्यादातर लोगों ने ना, जितने बड़े लोग हैं, महान हस्तियां हैं, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर, डेमोक्रेसी को लेकर हमेशा पॉजिटिव बातें ही करी है। पर उन सब ने एक बात कॉमन कही है कि कॉन्स्टिट्यूशंस के अगर अकॉर्डिंग, कॉन्स्टिट्यूशंस अगर अच्छा है और उसके रूल्स के अकॉर्डिंग अगर आप काम कर रहे हो, आप चल रहे हो, आपका देश चल रहा है, देखो, तो वो सबसे बेस्ट पॉलिसी होती है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशंस बनता कैसे है? कॉन्स्टिट्यूशंस देखो, जो जनता होती है उनके हितों में ध्यान, उनके हितों को ध्यान में रखकर कॉन्स्टिट्यूशंस बनाया जाता है। और कॉन्स्टिट्यूशंस बनाने वाले कौन होते हैं? वो भी जनता के द्वारा चुनकर जो लोग जाते हैं, वही कॉन्स्टिट्यूशंस के मेकर्स होते हैं। ठीक है, तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन तो देखो हमेशा अच्छा होता है। अब हमें ये देखना है कि एक अच्छे कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरीके की आइडियोलॉजी की आवश्यकता होती है, क्या उसमें ऐड होना चाहिए। तो देखो, दिस विंग्स ऑफ द पीपल टू चेंज इट बेसिक स्ट्रक्चर। ओके, चेंज इज बेसिक स्ट्रक्चर्स। देखो, डेमोक्रेसी में क्या होता है ना, फॉर इजी ओवरथ्रू ऑफ द प्रोविजंस दैट गारंटी राइट ऑफ द सिटीजन एंड द प्रोटेक्ट देयर फ्रीडम। ठीक है, ऐसा कोई भी देखो डेमोक्रेसी में आप ऐसा कोई भी बिल नहीं ला सकते, ऐसा कोई भी रूल या रेगुलेशन नहीं ला सकते जिससे जनता के राइट्स और उनके फ्रीडम पे क्या हो, किसी तरीके की आ जाए। तो कॉन्स्टिट्यूशंस, जो अच्छी कॉन्स्टिट्यूशंस होती है डेमोक्रेसी में, वो क्या करती है, वो प्रिवेंट करती है, वो गारंटी देती है इस चीज की कि भाई जो सिटीजन्स के जो राइट्स है ना, जो जनता की, आम जनता की जो राइट्स है, उनके साथ किसी तरीके का हम भेदभाव नहीं करेंगे, उनके राइट्स के साथ हम किसी तरीके का खिलवाड़ नहीं करेंगे, कि जो राइट्स हैं जो के तो बनी रहेंगे, खासकर जो उनके फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स उनके ऑलवेज क्या होंगे, बने रहेंगे। आई बात समझ में? There was an extraordinary sense of the unity amongst the member of the Constitution Assembly। अब देखो, हमारे Constitution Assembly में ना हर एक मुद्दे पर चर्चा हुई थी और बहुत अच्छे से। अब देखो, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में भी जो मेंबर आए हुए थे, वो डायरेक्ट चुनकर तो नहीं आए थे, वो इनडायरेक्ट ही आए थे, पर वो एक तरीके से हमारे रिप्रेजेंटेटिव ही थे। ठीक है, और इन सभी ने मिलकर बहुत अच्छा काम किया। अब वहां पे भी ऐसे मुद्दे आ रहे थे जिनमें कहीं पे समस्या आ जा रही थी, मतलब सबके विचार अलग अलग हो रहे थे कई मुद्दों पे। तो पर वहां पे क्या होता था, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में सारे, अगर कोई मुद्दा आ गया जिसपे लोगों के अलग अलग विचार हैं, तो वहां पे एक दूसरे को कोई नाराज ना करे, या एक तबका दूसरे तबके पे डोमिनेट ना करे, अपने विचारों को ना थोपे, इस तरीके की सिचुएशन से बचना चाहते थे। इसलिए वोटिंग की डिसीजन नहीं रखी गई कि भाई वोटिंग करके हम किसी एक चीज पे सहमति बना लेंगे या नहीं बनाएंगे। वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में ये रखा गया कि देखो, अगर कोई मुद्दा ऐसा फंसता है ना, जिसपे कुछ लोग मान रहे हैं, कुछ लोग नहीं मान रहे, तो हम सारे लोग क्या करेंगे, मिलकर कुछ बीच का रास्ता निकाल लेंगे। अब इससे क्या होगा, इससे देखो ये होगा ना कि कोई तबका क्या होगा, नाराज नहीं होगा, और मैक्सिमम लोग किसी न हर मुद्दे पर क्या होंगे, सहमति बना लेंगे, अगर कुछ बीच का रास्ता निकाल लेंगे। और इसी से देखो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत महान बन जाता है, और इसी से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आज तक चलता आया है। ठीक है, समझ में आ गया? Each of the provisions of the future constitutions was discussed in great detail, and there was a sincere effort to compromises and the reach an agreement through the consensus। देखो, मैंने बोल दिया, आपको पहले ही बता दिया ये चीजें, कि वहां पे बहुत अच्छे से डिसीजंस लिए जाते थे, बहुत अच्छे से डिस्कशन हुए, और इस तरीके से हमारी कॉन्स्टिट्यूशन
एक एक प्रॉब्लम पे क्या करती गई, उनके सॉल्यूशंस ढूंढती गई। अब ये जो पिक देख रहे हो, इसमें देखो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, नेहरू हैं, और जो माउंट बेटन हैं, इस तरीके की महान हस्तियां हैं। इस फोटो में देख सकते हो सरदार वल्लभ भाई पटेल किस तरीके से बैठे हैं। देखो सरदार वल्लभ भाई पटेल को ना लौह पुरुष कहा जाता है, क्योंकि अगर ये नहीं होते ना तो आज इंडिया, जो यूनिटी इंडिया में दिख रही है, वो शायद ही हो सकती है। वो सिर्फ यही कर सकते थे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स। ठीक है, अब इसके ऊपर लेक्चर आएगी। अब प्लीज अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आप लोग प्लीज सपोर्ट करिए हमें, और बहुत डिटेल में हम ऐसे ही सारे लेक्चर अपने बैक टू बैक लाते रहेंगे, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा आपके एग्जाम्स में। ठीक है, जय हिंद।